नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। मुरादाबाद की बिलारी में समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान, उनके परिजनों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आर.के. वर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षण संसाधनों वंदे मातरम की अनिवार्यता पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की मूल विचारधारा का जन्म संघ से हुआ है और संघ ने एक समय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं किया था। आर.के. वर्मा ने याद दिलाया कि 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर इसी वजह से प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद 1949 में आरएसएस ने भारत सरकार को हल्फनामा देकर संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने का वादा किया था। उन्होंने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब अब तक नहीं दिए गए और भाजपा की भूमिका उस पर सवाल खड़े कर रही हैं। आगे आर.के. वर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज गोरखपुर में एकता संदेश यात्रा में उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में और शिक्षा संस्थाओं में वंदे मातरम अनिवार्य किया है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे भारत के संविधान में जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व के सम्मान को लेकर के, संविधान के सम्मान को लेकर के और राष्ट्रध्वज के सम्मान को लेकर के, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को के सम्मान को लेकर के ये बातें जो कही गई है, उसमें मैं आपको संदर्भ देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि 4 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध इसी बात के लिए लगाया था कि संघ ना ही संविधान का सम्मान कर रहा था और ना ही राष्ट्रध्वज का सम्मान कर रहा था। और मुझे लगता है कि जुलाई 1949 को 7 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने भारत सरकार को एक हलफनामा दिया कि हम भारत के संविधान का सम्मान करेंगे, हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। चूँकि आरएसएस का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत ये नहीं हुआ करता था जो हमारे द्वारा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा जो गाया गया, जो उनके उत्साह का जरिया बना, उस गीत को वो गान नहीं करते थे। उनका अपना गीत था, उनका अपना तिरंगा था। तो इस बात का उन्होंने हलफनामा दिया और गलती माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ करिए। और आज से हम जो है ये भरोसा दिलाते हैं कि हम भारत के संविधान का सम्मान करेंगे और राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान का हम सम्मान करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी में जो आज भी आप सब लोग जाते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो संघ है, इनकी जो मूल विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जन्म जहाँ से हुआ है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है। तो इसको आज मुख्यमंत्री जी को ये पता है कि इसका वायलेशन करने का काम संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि एसआईआर लागू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और बीएलओ द्वारा जो गणना प्रपत्र बांटे जा रहे हैं वो अभी तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है सर? हाँ, देखिए, अभी तक पूरे देश ने देखा कि जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके सवालों का जो आम जनमानस के और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के द्वारा जो सवाल किए गए उसका जवाब नहीं दिया। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के अभी तक जवाब देने का काम किया है। तो मैं तो यही चुनाव आयोग से अपेक्षा करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का जो एसआईआर हो रहा है उसमें जो गरीब कमज़ोर वर्ग का मतदाता है वो कहीं से भी वंचित ना होने पावे। और अभी तक जो विभिन्न घटनाएं हुई हैं जिसके प्रमाण निर्वाचन आयोग को दिए गए हैं, और इसके पहले भी जो है चुनाव जब हुआ था 2022 के भी चुनाव में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के समर्थित जो पोलिंग्स थे वहाँ पर वोट काटे गए थे। उसका हम लोगों ने बाकायदा हलफनामा भी दिया था। निर्वाचन आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया, केवल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके जवाब देता है। और जो जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है। तो भारत निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता को खो चुका है, विश्वसनीयता को खो चुका
चुका है। मेरा तो निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि अपनी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में होने वाले SIR में जो गरीब है, जो कमज़ोर है, वह मतदाता बना रहे। और समाजवादी पार्टी इस अभियान को लेकर के चल रही है कि हम अपने मतदाताओं के मत को सुरक्षित करने का काम करेंगे और 2027 में इन्हीं मतों के सहारे हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, उसको लेकर आपका माहौल कैसा देखने को मिल रहा है वहाँ पर? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं और इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार हैं और उनकी स्वीकारता पूरे देश के कोने कोने में है, हर राज्य में है। और बिहार के लोगों ने डिमांड करी कि उत्तर प्रदेश से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आना चाहिए। तो इस क्रम में माननीय अध्यक्ष जी गए और निश्चित रूप से उसके पहले का चुनाव जो बहुत डल चल रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी के जाने के बाद इंडिया गठबंधन के हर एक प्रत्याशी के चेहरे पर मुस्कान आई और जो मतदाता था, वो मतदाता में विश्वास पैदा हुआ कि हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने वोट को बचाने के लिए, रोजगार पाने के लिए और महंगाई को ख़त्म करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने का काम करेंगे। 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या आपको देखने को मिल रहा है? क्या PDA की सरकार का जो नारा अखिलेश यादव जी दे रहे हैं वो देखने को पूरा मिलेगा या नहीं? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता चल चुका है कि 2024 में ही हमने उन्हें हरा दिया है और 2024 से हमारा न एजेंडा बदला है और न बदलेगा। हमारे मुद्दे वही हैं, संविधान बचाओ हमारा मुद्दा है, आरक्षण बचाओ हमारा मुद्दा है और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार ने उस पर लगाम लगाने के लिए कोई भी कार्य अभी तक नहीं किया है। तो समाजवादी पार्टी अपने मुद्दे पर कायम है और PDA की सरकार बनाने जा रही है, जो सामाजिक न्याय की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी और जो सांप्रदायिक दंगा करा करके लोग भेदभाव करने की राजनीति करते हैं उनका खात्मा होगा। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी। आगामी सत्र विधानसभा का शुरू होने जा रहा है, उसमें क्या क्या मुद्दे रहने जा रहे हैं आपके? क्या फिर से? विधानसभा में आगामी सत्र शुरू होने वाला शीतकालीन, उसमें आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का मुझे जो जानकारी है कि सरकार डरती है, सरकार जनहित के मुद्दों पर विपक्षी पार्टी के नेताओं का जवाब देने से बचती है। हम लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जितने भी सवाल किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप विधानसभा की कार्रवाई देखेंगे तो किसी का भी प्रश्न का समुचित जवाब नहीं दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह कोशिश होती है कि सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रखा जाए जिससे केवल उनका गवर्नमेंट बिजनेस हो सके और जनहित के मुद्दे विधानसभा में ना उठ सके। इसलिए जो विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है, चाहे 1958 की हो या हमारा 2023 की हो, कार्य संचालन नियमावली में जो संशोधन किए गए उसके अनुसार भी एक वर्ष में कम से कम 90 दिन विधानसभा का सत्र चलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पर जवाब देने से बचने के लिए, मुझे लगता है कि पिछले अगर कार्यकाल को देख लेंगे तो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में 90 दिन विधानसभा चली है, जबकि एक वर्ष में 90 दिन की विधानसभा का कार्यकाल होना चाहिए। सर, आज आप भिलाई विधानसभा पहुंचे हैं, रामपुर भी आपने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब से मुलाकात की है, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री पूर्व अमल अख्तर जी के यहाँ भी रहे हैं। बिलारी में आप पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बिलारी बहुत ही फर्टाइल है और हमारे भाई फ़हीम इरफान जी जो है बेहद लेबोरियस और ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है। और मैं तो घूम करके क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात, बाज़ारों में रुक करके चाय पी के, चाय की चुस्कियों के साथ भी मैं खबरें लेकर के आया हूँ और इनके ऊपर जो विश्वास